26 अप्रैल 2018 की सुबह सुबह उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के ढोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत जब लोग बाग सुबह सुबह ही अपने जरूरी कार्यों के लिए घर से बाहर निकलते हैं और सड़कों पर निकलते हैं, तो इन्हीं में से कोई किसी व्यक्ति को एक सड़क किनारे एक झाड़ियों में जो है एक डेड बॉडी दिखाई पड़ती है। वह व्यक्ति जब उस डेड बॉडी के पास जाकर देखता है तो उस डेड बॉडी का सर गायब होता है, उस डेड बॉडी के हाथ गायब होते हैं और वह इस दृश्य को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, सहम जाता है और धीरे धीरे वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है जो कि सड़क पर गुजर रहे होते हैं। और इसी भीड़ में से कोई व्यक्ति इमरजेंसी कॉल पर जो है सूचना देता है कि इस जगह पर ऐसे ऐसे एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। और सुबह के 7:30 बजे के करीब ढोलना थाना के पास भी एक इमरजेंसी कॉल जाती है और सूचना पाकर जो ढोलना थाना की जो पुलिस होती है वह तुरंत मौकाए वारदात पर पहुंचती है। और मौकाए वारदात पर पहुंचने के बाद जब वह इस सीन को देखती है तो पुलिस वाले भी इस पूरे दृश्य को देखकर डर जाते हैं, सहम जाते हैं और वह तुरंत अपनी फोरेंसिक टीम को बुलाते हैं। अब घटना स्थल पर जैसे ही फोरेंसिक टीम पहुंचती है तो फोरेंसिक टीम भी जो जरूरी एविडेंस होते हैं वह कलेक्ट करना शुरू कर देती है। साथ ही पुलिस वाले इस बात का भी पता नहीं लगा रहे होते हैं कि यह जो डेड बॉडी है वह किसकी है, बिकॉज उस डेड बॉडी का जो सर था वह गायब था और जो हाथ थे और हाथों के जो फिंगरप्रिंट थे तो वह भी गायब थे, जिससे कि पुलिस वालों को यह पता लगाना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है कि यह व्यक्ति कौन है। इसके बाद जो पुलिस वालों के साथ फोरेंसिक टीम होती है वह उस डेड बॉडी की जेब की जब तलाशी लेती है तो उसकी जेब के अंदर से एक टूटा हुआ पुराना फोन मिलता है। साथ ही उसकी जेब से कुछ कागज भी मिलते हैं जिनमें लिखा होता है राजेश कुमार नोएडा। अब पुलिस वाले यह समझ जाते हैं कि शायद इस व्यक्ति का नाम राजेश कुमार है और यह नोएडा का रहने वाला है। और पुलिस वाले उसके फोन को जो है चार्जिंग पर लगाते हैं और चार्जिंग पर लगाने के बाद जैसे ही वह ऑन होता है तो पुलिस वाले उस फोन की CDR निकलवाते हैं, कॉल डिटेल निकलवाते हैं और उस फोन से जो है लास्ट बार जो कॉल की गई थी वह राजेंद्र नाम के व्यक्ति को कॉल की गई होती है। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि शायद यह इसका कोई परिचित होगा या फिर वह कातिल हो सकता है, तो पुलिस वाले तुरंत इस जो राजेश कुमार नाम का व्यक्ति होता है जो नोएडा का रहने वाला होता है, तो उत्तर प्रदेश की जो कासगंज ढोलना थाने की जो पुलिस होती है वह नोएडा पुलिस से कांटेक्ट करती है और पुलिस के पास जो है बताती है कि ऐसे ऐसे हमें एक राजेश कुमार नाम के व्यक्ति की जो है यहाँ पर शायद डेड बॉडी मिली है और उसका सर गायब है, उसके हाथ गायब हैं और उसकी जेब से जो है एक पेपर मिला है जिसमें राजेश कुमार नोएडा कर लिखा हुआ है और साथ ही उसके जेब से एक फोन मिला है जो कि राजेश कुमार का ही है। अब जो नोएडा की पुलिस होती है वह भी अपने जो सभी थानों की जांच पड़ताल कर उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचना देती है कि देखो जिस राजेश कुमार नाम के व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं वह कुछ दिनों से कुछ महीनों से जो है लापता चल रहा है और वह ग्रेटर नोएडा का ही रहने वाला है और राजेश कुमार ग्रेटर नोएडा के चिपियाना बुजुर्ग इलाके में रहता है और वह काफी दिनों से अपने घर से लापता चल रहा है और उसके माँ बाप ने जो है अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई हुई है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस जब यह समझ जाती है कि यह जो हमें डेड बॉडी मिली है यह नोएडा के ही रहने वाले राजेश कुमार नाम के व्यक्ति की है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस तुरंत नोएडा जाती है और नोएडा जाकर जो राजेश कुमार के घर का एड्रेस होता है उसके घर पर जाती है और वहां पर जो राजेश कुमार के माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनसे पूछताछ करती है। तो यहाँ पर वह बताते हैं कि उनका बेटा काफी दिन से जो है लापता चल रहा है और हमने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही पुलिस वाले राजेश कुमार के पत्नी और उसके बच्चों के बारे में पूछते हैं तो जो राजेश कुमार के माता पिता होते हैं वह पुलिस वालों को सही जवाब नहीं देते हैं और जिससे कि पुलिस वालों का जो शक होता है वह राजेश कुमार के ऊपर और उसके घर वालों के ऊपर भी जाता है। लेकिन पुलिस वालों के पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं होता है कि जिसके बिना पर पुलिस वाले उनसे कुछ पूछताछ कर सके। इसके बाद पुलिस वाले जो राजेश की जेब से जो वह डेड बॉडी के पास से जो फोन मिला होता है उस फोन के अंदर से जो राजेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति का फोन नंबर मिला होता है, तो पुलिस वाले उसका भी एड्रेस निकालते हैं और वह भी नोएडा का रहने वाला होता है। और पुलिस वाले राजेंद्र के घर पर जब जाकर उसके घर वालों से पूछताछ करते हैं तो वह बताते हैं कि उनका बेटा 2-3 दिन से घर से फरार चल रहा है और
वह घर पर नहीं आया है और वह जो है एक ग्रेटर नोएडा में ही पर्सनल लैब टेक्नीशियन के तौर पर जो है जॉब करता है। और पुलिस वाले यहाँ पर राजेंद्र के माता पिता से बोलते हैं कि क्या तुम्हारा बेटा किसी राजेश कुमार नाम के व्यक्ति को जानता है। तो यहाँ पर जो राजेंद्र कुमार के माता पिता होते हैं वह बताते हैं कि वह उसी के साथ जो है पर्सनल लैब टेक्नीशियन के तौर पर उसी के साथ उसी की कंपनी में जो है जहाँ पर राजेंद्र जॉब करता है वहीं पर राजेश कुमार भी जॉब करता है। अब पुलिस वालों को समझते हुए देर नहीं लगती है कि यह जो मर्डर है यह राजेश कुमार का ही मर्डर किया गया है और यह मर्डर राजेंद्र कुमार ने किया है। अब पुलिस वाले राजेंद्र कुमार की भी तलाश करना शुरू कर देते हैं और पुलिस वाले जो डेड बॉडी मिली होती है उस डेड बॉडी का डीएनए सैंपल लेकर जो राजेश कुमार के माता पिता होते हैं उनके डीएनए सैंपल से जब पुलिस वाले मैच करते हैं तो पुलिस को एक शॉकिंग न्यूज मिलती है। बिकॉज जो डीएनए सैंपल की रिपोर्ट आती है वह नेगेटिव आती है, मतलब कि जो डेड बॉडी मिली थी वह राजेश कुमार की नहीं थी। अब पुलिस वाले के सामने एक चुनौती यह भी आ जाती है कि आखिर यह लाश किसकी है। अब पुलिस वाले ऐसे ही तलाश शुरू करते रहते हैं और धूल में लाठी मारते रहते हैं, लेकिन पुलिस वालों को कोई सफलता नहीं मिलती है। इसके बाद पुलिस वाले को दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना जो राजेंद्र जो नाम का व्यक्ति है जो अपने घर से गायब चल रहा है, क्यों ना उसके माँ बाप का डीएनए सैंपल लेकर इस डेड बॉडी के डीएनए सैंपल से मिलान किया जाए। और जैसे ही पुलिस वाले इन दोनों के डीएनए सैंपल लेकर मिलान करते हैं तो यह जो रिपोर्ट होती है यह पॉजिटिव आती है और यहाँ से पुलिस वालों को पता चलता है कि जो डेड बॉडी हमें कासगंज के ढोलना थाना क्षेत्र में मिली थी वह राजेश कुमार की नहीं बल्कि राजेंद्र नाम के व्यक्ति की थी और उस डेड बॉडी का सर और हाथ इसलिए गायब किए गए थे जिससे कि उसकी पहचान न की जा सके। अब पुलिस वालों को जो शक होता है वह राजेश कुमार के ऊपर जाने लगता है, लेकिन राजेश कुमार पहले से ही गायब चल रहा होता है। और पुलिस वाले जब राजेश कुमार के माता पिता के घर की जब तलाशी लेते हैं जहां पर राजेश कुमार अपनी बच्चों के साथ अपनी पत्नी के साथ रहा करता था, तो यहाँ पर पता चलता है कि राजेश कुमार का जो घर का बेसमेंट है वहां पर जो है कुछ समय पहले जो है फर्श का फ्लोरिंग का काम किया गया है और वह सही से नहीं लगाई गई है। लेकिन पुलिस वालों के पास कोई सबूत नहीं होता है कि जिसके बिना पर पुलिस वाले राजेश के माता पिता और उसके घर की जो है ज्यादा तलाशी ले सके। यहाँ से पुलिस वालों के हाथ जब कुछ नहीं मिलता है तो पुलिस वाले एक बार फिर खाली हाथ जो है अपने थाने पहुंच जाते हैं। इसके बाद पुलिस वाले सोचते हैं कि क्यों ना ये जो राजेश कुमार है इसकी फैमिली के सभी मेंबरों का फोन टैप किया जाए। और पुलिस वाले जो है राजेश कुमार के फैमिली के सभी मेंबरों का फोन जो है सर्विलांस पर लगाते हैं और उनकी जो है ट्रैकिंग शुरू कर देते हैं। और पुलिस वालों को कुछ दिन ट्रैकिंग करने के बाद एक ऐसा नंबर दिखाई पड़ता है कि जो हरियाणा के पानीपत में जो है बार बार ट्रैक किया जा रहा था और उससे जो है बार बार राजेश कुमार के माता पिता की बात हो रही थी। अब पुलिस वाले जब उस नंबर की लोकेशन निकालते हैं तो वह हरियाणा के पानीपत की में आती है और पानीपत में ही एक अंडर कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री में जो है के आसपास ही आती है। अब पुलिस वाले इस फोन नंबर की जब लोकेशन के आधार पर हरियाणा के पानीपत में पहुंचते हैं और जब उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि एक व्यक्ति जो कि राजेश कुमार के जैसा ही दिख रहा है, लेकिन उसका जो चेहरा है वह कुछ बदला हुआ है, लेकिन जो उसकी कटकाठी है वह बिल्कुल राजेश कुमार के जैसी है, जो बोलचाल है वह राजेश कुमार की जैसी है। तो पुलिस वालों का जो शक होता है वह यकीन में बदल जाता है कि हो ना हो यही राजेश कुमार है। लेकिन पुलिस वाले शुरुआत में जो है उस पर केवल नजर रखते हैं और इस बात की सूचना जो है इस व्यक्ति को भी पता चल जाती है जिसके पीछे जो है हरियाणा के पानीपत में यह पुलिस गई होती है। अब इस व्यक्ति को जब पुलिस वालों की बात पता लगती है कि उसके पीछे कुछ पुलिस वाले हैं तो वह व्यक्ति भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले जो है सिंपल ड्रेस में होते हैं, सादी ड्रेस में होते हैं और वह उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। और उस व्यक्ति को पकड़कर जब उसकी आईडी देखी जाती है तो उसका नाम जो है बदला हुआ आता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा होता है वह वास्तव में ही राजेश कुमार होता है और उसने अपना नाम बदलकर कुछ और रख लिया होता है। और पुलिस वाले जब इस राजेश कुमार नाम के व्यक्ति को हिरासत में लेकर अपने थाने में लाकर उससे पूछताछ करते हैं तो जो राजेश होता है वह एक ऐसा खुलासा करता है कि जो कि आपकी भी रूहें कांपा देगा, आपको भी डरने पर मजबूर कर देगा। बिकॉज यहाँ पर जो राजेंद्र होता है उसकी शादी साल 2012 में एक लड़की जिसका नाम रत्नेश देवी होता है जो एटा की रहने वाली होती है
और उससे ही राजेश कुमार की जो शादी थी वह साल 2012 में हुई थी। और यहाँ पर शादी के बाद जो है धीरे-धीरे इन दोनों को एक लड़का और एक लड़की भी हो जाती है और इनका जीवन बड़े ही खुशी से यापन होने लगता है। लेकिन साल 2015 आते-आते जो ये राजेश कुमार नाम का व्यक्ति होता है, यह एक लड़की के प्रेम प्रसंग में पड़ जाता है और इस लड़की का नाम जो है रूबी होता है। अब जब यह राजेश कुमार नाम का व्यक्ति रूबी के प्यार में पड़ जाता है तो इन दोनों के बीच शुरुआत में तो केवल फिजिकल रिलेशन होता है, केवल एक दूसरे की इच्छाएं पूरी करने के लिए ये दोनों रिलेशन में होते हैं। लेकिन इन दोनों की जो धीरे-धीरे जो एक दूसरे का मिलने का सिलसिला था वह बढ़ने लगता है और ये दोनों जो है सच्चे प्यार में पड़ जाते हैं। ये दोनों जो है सच्ची मोहब्बत करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ जो है जीने मरने की कसमें खाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो ये रूबी होती है, यह उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात होती है और यह जो होती है यह राजेश कुमार के साथ जो है सच्चा प्यार करने लगी थी, उससे शादी करने लगी थी। लेकिन इसका एक कहना था कि अगर तुम अपनी पत्नी के साथ रहोगे तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। और इसी के चलते जो राजेश कुमार नाम का व्यक्ति होता है, यह अपनी पत्नी के साथ आए दिन लड़ाई झगड़े करता और उसके साथ मारपीट करता, जिससे कि उसकी पत्नी उसे छोड़ दे और वह उससे तलाक ले ले। और उसके बाद जो राजेश कुमार था, यह रूबी जो उसकी प्रेमिका थी उसके साथ शादी करता। लेकिन यहाँ पर जो राजेश कुमार की पत्नी रत्नेश देवी होती है, वह एक पारिवारिक महिला होती है और वह अपने परिवार को संजो कर रखने वाली महिला होती है और इसी के चलते वह अपने पति की यातनाएं सहती रहती है और वह अपने पति को छोड़ने का बिल्कुल नाम नहीं लेती है। लेकिन जब ये जो राजेश कुमार होता है, इसकी पत्नी इसका पीछा नहीं छोड़ती है, इसके साथ तलाक नहीं लेती है, तो राजेश कुमार जो होता है 14 फरवरी साल 2018 की रात को जो है, मतलब कि वैलेंटाइन डे की रात को जो है अपनी पत्नी को जो है नशीला पदार्थ जो है उसके खाने में मिला देता है, जिससे कि वह नशे की हालत में पहुंच जाती है। और नशे की हालत में ही पहुंचते ही जो राजेश कुमार होता है वह अपनी पत्नी की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद जो उसका एक बेटा और जो बेटी होती है उन दोनों की भी हत्या कर देता है। और इसके बाद राजेश कुमार अपने घर के ही बेसमेंट में खड्डा खोद कर जो है 3 अलग अलग खड्डे खोदता है और तीनों खड्डों में जो है अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपनी बेटी की लाश को जो है गाड़ देता है और गाड़ने के बाद वह उसके ऊपर से फर्श कराकर जो है फ्लोरिंग करा देता है, जिससे कि किसी को यह पता ना चले कि उसकी पत्नी और उसका जो बच्चे है वह कहाँ पर है। इसके बाद राजेश कुमार जो होता है अपने इस जुर्म को छुपाने के लिए एक और प्लान बनाता है और अपने इस प्लान के चलते ही जो राजेश कुमार होता है वह अपने ही एक दोस्त जिसका नाम राजेंद्र होता है, जो कि उसके साथ ही काम किया करता था, उसको जो है किसी बहाने से जो है 26 अप्रैल 2018 को कासगंज में बुला लेता है। और जैसे ही राजेंद्र कासगंज में पहुंचता है तो यहाँ पर जो राजेश पहले से प्लान किया बैठ होता है वह तुरंत राजेंद्र कुमार को जो है मार देता है और मारने के बाद उसका गला काटता है, गला काटने के बाद हाथ काटता है और उसके धड़ को जो है सड़क किनारे ही झाड़ियों में फेंक कर और उसके सर को, उसके हाथ को लेकर भाग कहीं और चला जाता है और कहीं और गाड़ देता है। और यहाँ पर जो राजेश कुमार होता है उसे लग रहा था कि जो उसने राजेंद्र कुमार की जिस तरह से हत्या की है, इससे सबको यही लगेगा कि ये जो डेड बॉडी है यह राजेश कुमार की ही है। और उसने ऐसा दिखाने के लिए उसकी जेब में अपना पुराना फोन भी रख दिया था और साथ ही तो उसकी जेब में, अपने दोस्त राजेंद्र की जेब में जो है एक ऐसे कागज भी रखे थे कि जिससे सबको यकीन हो जाए कि यह राजेश कुमार ही है। लेकिन जब पुलिस वाले डीएनए टेस्ट कराते हैं तो उससे इस बात का खुलासा हो जाता है कि यह राजेश कुमार नहीं राजेंद्र है। और यहाँ पर ही जो राजेश होता है उसकी जो चालाकी होती है वह पुलिस के सामने फेल हो जाती है और पुलिस के सामने फेल होने के बाद साल 2021 में जब पुलिस वाले अपने जो मुखबिर होते हैं उनके जरिए और जो उनकी सर्विलांस टैक्टिकल टीम होती है उनके जरिए जब राजेश कुमार की फैमिली की जो फोन होते हैं उनकी ट्रैक करती है, उसी के आधार पर पुलिस वालों को क्लू मिलता है कि ये जो जिस व्यक्ति से हरियाणा में बात करते हैं वह और कोई नहीं, वह राजेश कुमार ही है। और पुलिस वाले इसीलिए उस हरियाणा के पानीपत में पहुंचते हैं जहां से कि यह राजेश कुमार पकड़ा जाता है। और इसे पकड़ने के बाद पुलिस वाले इसकी ही निशानदेही पर साल 2021 में इसी के घर की फ्लोर से जो बेसमेंट का जो फ्लोर होता है उसकी खुदाई कर उन 3 साल पहले जो उसने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या की होती है उनके
जो शव होते हैं उनके शव अब कंकाल में बदल चुके होते हैं, उनको निकाला जाता है। और जो राजेंद्र उसका दोस्त होता, राजेश का जो दोस्त होता है, उसकी भी मौत का जब खुलासा पुलिस वाले करते हैं, तो पुलिस वाले भी इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद, सुलझाने के बाद सोच में पड़ जाते हैं कि एक व्यक्ति इतना शातिर होता है कि वह पहले तो 3 हत्याएं करता है, उसके बाद इस जुर्म को छुपाने के लिए अपने एक दोस्त की हत्या करता है और ऐसा दिखाता है कि वह खुद ही मर चुका है और उसकी किसी ने हत्या की है और अब उसका कोई पीछा नहीं करेगा। और उसके बाद वह अपनी जो है चेहरे की सर्जरी करा लेता है और अपनी नाक को पूरी तरह बदलवा लेता है, जिससे कि सबको यही लगे कि वह तो कोई और है, और अपना नाम बदलकर जो है वहां पर अपनी प्रेमिका जो कि रूबी होती है उसके साथ रहने लगता है। लेकिन दोस्तों, पुलिस वाले जब इसको पकड़ते हैं तो इसके जो 3 साल बाद पकड़ने के बाद इसे जब पुलिस वाले कोर्ट में पेश करते हैं, तो वहां से जो कोर्ट होती है इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और आजीवन कारावास की सजा सुनाने के बाद इसे जेल भेज दिया जाता है। और दोस्तों, इस तरह की जो घटना है, इस तरह की जो चालाकी से की गई यह घटनाक्रम था, यह बहुत ही मार्मिक था और मानवता को शर्मसार करने वाला था। एक व्यक्ति अपनी पत्नी, अपने बच्चों को जो है 3 साल तक जो है 3 साल पहले मार चुका होता है और अपना आप को जो है अपना नाम बदलकर खुद जो है दूसरे नाम से अपनी प्रेमिका के साथ रह रहा होता है। और पुलिस वालों ने जब इस पूरे मामले का खुलासा किया, तो इस पूरे केस का जैसे ही पुलिस वाले खुलासा करते हैं तो पुलिस वालों की तारीफ भी बनती है, क्योंकि उन्होंने जो है इस पूरे केस को जो है जड़ तक, तह तक जाकर जो है इस पूरे मामले की जांच की और इस मामले का खुलासा किया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।